लकी मॉडल इंग्लिश स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल वादा किया था कि आज से हम जो है हिंदी व्याकरण को शुरू करेंगे और हिंदी व्याकरण को शुरू करके हम खत्म भी करेंगे। करीब आपको हिंदी व्याकरण जो है 30-35 क्लास में खत्म होगा। आज जो हम लोग का पहला क्लास है और हम लोग शुरू से एकदम चलेंगे। जैसे भाषा, वर्ण, व्याकरण किसे कहते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। और हाँ, एक बात और, ये जो व्याकरण का क्लास है, जो हिंदी ग्रामर का क्लास है, ये सभी के लिए है। 9th, 10th, 11th, 12th या किसी भी आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी जैसा एग्जाम भी, तो उसमें भी यह काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। और आज हम लोग सबसे पहले जो है पढ़ेंगे भाषा के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज भाषा के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा के बारे में। अब भाषा के बारे में अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहला आपका विचार मन में क्वेश्चन नहीं आएगा कि सर तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहला आपका मन में यही सवाल आएगा कि भाषा किसे कहते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, आराम से लिखते चलिएगा। भाषा किसे कहते हैं। अगर हम कहें कि भाषा किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहा जाता है। विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब एक बात आप कहिएगा कि सर जी ये बताइए कि विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं। अभिव्यक्ति का सीधा सा मतलब होता है, अभिव्यक्ति का सीधा सा मतलब होता है कि हमारे मन में जो विचार है, हमारे मन में जो भावनाओं है, हमारे मन में जो भावना है या हमारे मन में कुछ कहने की जो इच्छा है, उसको आपके सामने प्रकट कर देना। उसको आपके सामने प्रकट कर देना। जैसे मान लिया जाए अगर आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अगर सर जी अच्छा पढ़ाते हैं ये आपके मन में विचार चल रहा है, तो आप हमको कैसे बताइएगा। या तो मुंह से बोलकर बताइएगा सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या तो लिख कर बताइएगा सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या तो फिर इशारा करके बताइएगा सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि भाषा के तो 3 ही रूप होते हैं। अब भाषा के 3 रूप कौन कौन होते हैं, तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आइए देखते हैं इसे भी। अगला क्वेश्चन सब लोग लिख लिए हैं, तो चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर। भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं। अब हमारा जवाब तो यही होगा कि भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। अब आप कहिए कि सर जी ठीक है, भाषा के 3 रूप होते हैं, तो जरा ये भी बता दीजिए कि भाषा के 3 रूप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
जो भाषा के 3 रूप होते हैं वह कौन कौन से रूप होते हैं, तो आइए चलिए पढ़ते हैं। अगर हम भाषा के 3 रूप की बात करेंगे कि भाषा के 3 रूप कौन कौन से हैं, तो आइए भाषा के 3 रूप कौन कौन से हैं। अगर हम बात करेंगे कि भाषा के 3 रूप कौन कौन से हैं, भाषा के 3 रूप कौन कौन से हैं, तो आइए भाषा का अगर हम पहला बात करें लिखित रूप, लिखित भाषा। दूसरा अगर बात करेंगे तो मौखिक भाषा, और तीसरा अगर बात करेंगे तो सांकेतिक भाषा। अगर तीसरे भाषा की हम बात करेंगे तो यानी सांकेतिक भाषा, बात तो हमारा यही बनेगा। तीसरे भाषा की बात करेंगे तो सांकेतिक भाषा। पहला हमने कहा लिखित भाषा, दूसरा हमने कहा मौखिक भाषा, और तीसरा हमने कहा सांकेतिक भाषा। हमने कहा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा यानी मुंह से बोलना, लिखित भाषा यानी लिख के, और सांकेतिक भाषा यानी इशारे में बात कर देना, किसी को बोल देना ये कहाँ। अगर मान लिया जाए मुंह से आवाज नहीं निकले, हम इशारे में कर दिए तो वो समझ जाएगा कि हाँ सर क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है अभी रुको। तो भाषा के 3 रूप हम बता चुके हैं आपको, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब जिस भाषा को लिखते हैं हम लिखित भाषा के बारे में कुछ जानेंगे। आखिर लिखित भाषा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए भाषा को लिखित रूप में, भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए, जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वर्ण कहा जाता है। यहां हम लोग थोड़ा सा पीछे आएंगे तो जिन प्रतीक चिन्हों, या यहां भी थोड़ा सा सुधार लीजिए, जिन प्रतीक चिन्हों या लिपि चिन्हों भी इसे कहा जाता है। लिपि चिन्हों, प्रतीक चिन्हों या लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। आपसे सीधा सा सवाल एग्जाम में पूछेगा कि भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, और आपका जवाब होगा कि जिन प्रतीक चिन्हों या लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं। ऑप्शन में आपका वर्ण रहेगा, मारिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर वर्ण की बात करेंगे, आखिर हम थोड़ा सा वर्ण की बात करेंगे या फिर हम वर्ण की बात करेंगे, या चलिए वर्ण की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अभी बीच में लिपि आया था उसकी बात कर लेते हैं।
जब भी हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी को लिखने के लिए एक लिपि की जरूरत होती है और इसका नाम होता है देवनागरी। अब आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यही नहीं, सिर्फ हम हिंदी की बात ही नहीं करेंगे कि हिंदी को ही सिर्फ देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं, उसमें से जो 10 भाषा है उसमें से उसकी लिपि देवनागरी है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा जो शामिल है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषा को शामिल किया गया है, उसमें से जितने 10 भाषा है, 22 में से जो 10 भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। आइए दो चार का हम लोग भी पढ़ लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हिंदी। यह हिंदी तो आपको पता चल गया। इसके बाद हम संस्कृत की बात कर सकते हैं। ए बालक, लाइट आ गया, पंखा चालू करो। संस्कृत की बात कर सकते हैं। इसके बाद हम मराठी को कह सकते हैं, कोंकणी को भी कह सकते हैं, नेपाली को भी कह सकते हैं। यानी इन इत्यादि भाषाओं की अगर बात करेंगे तो यह जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब अगर हम बात करेंगे कि देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है। देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, तुम भी पढ़ाएगे? आओ यहाँ मेरे पास आ जाओ। ए बालक, इसको ला तो, सुन रहे हो? लाओ उसको, आजा। आओ यहाँ जल्दी आओ। ऐसे मत बैठो, फिर हम पढ़ाएंगे कैसे? अच्छा ठीक है, हटाओ इसको। ये नीचे से बोल रही थी देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? ठीक है, आइए देवनागरी लिपि की विशेषता के बारे में जानते हैं। देवनागरी लिपि जो है, ए बेटा वैसे आवाज मत करो। देवनागरी लिपि जो है यह विश्व की चौथी, ए बेटा आवाज मत करो, चौथी सबसे अधिक प्रयोग में देवनागरी लिपि या विश्व के चौथे सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली लिपि है। आने वाली लिपि है। अब यहाँ अगर इसकी विशेषता की ओर देखेंगे, विशेषता की ओर, तो यह लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से
दाएं की ओर लिखी जाती है। अगर और इसकी विशेषता को जान लें तो इस लिपि में ऊपरी रेखा होती है। ऊपरी रेखा होती है। ऊपरी रेखा का मतलब शायद आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, हम बताएं तो ऊपरी रेखा का मतलब जैसे मान लिया जाए ये क है, ये ल है और ये म है, तो इस तरह से जो हम लाइन खींचते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि इसका माथा बांध देते हैं, और इसी को ऊपरी रेखा कहा जाता है। और देख लेते हैं देवनागरी लिपि की विशेषता। एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह होता है। एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह होता है। आइए फिर से हम आप लोग को याद करा दें कि देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है। तो देवनागरी लिपि की तो पहली यह विशेषता है कि देवनागरी लिपि में ऊपरी रेखा होती है। दूसरी विशेषता यह है कि देवनागरी लिपि जो है वह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह होता है। एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह होता है। किस लिपि में? तो हम देवनागरी लिपि की बात कर रहे हैं। और अधिक जानेंगे तो ये भी जानेंगे कि देवनागरी लिपि जो है वो विश्व की सबसे चौथे नंबर पे जो देवनागरी लिपि आती है, जो विश्व में सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। हम हिंदी की बात करेंगे तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी की बात करेंगे, कोंकणी की बात करेंगे, नेपाली की बात करेंगे, ये सब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि को हम लोग पढ़ लिए, चलते हैं थोड़ा सा वर्णमाला की ओर। जहां जहां से आपका प्रश्न बनेगा उस चैप्टर से आपको पढ़ाया जाएगा। मेरा पहला वीडियो है, इसके पहले हम कभी हिंदी का वीडियो बनाया नहीं है। पहला वीडियो है, पढ़ा रहे हैं, देखिए कैसा होता है, कैसा आप लोग को लगता है। जैसा लगे कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छे ढंग से पढ़ाना है, थोड़ा सुझाव दे दीजिएगा, कहाँ कमी है ये भी बता दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग वर्णमाला की ओर। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले प्रश्न हमारा बनेगा कि सर जी वर्णमाला कह रहे हैं तो वर्णमाला कहते किसे हैं, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? अब हमारा जवाब होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर आपका जवाब यहाँ होता एक बात कि सर आप बोल रहे हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं,
और अगर हम कह दें कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो हम कहेंगे कि बालक ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब कहिए सर कैसे होगा? तो चलिए हम लिख के दिखा देते हैं। मान लिया जाए हम यहाँ ल लिख दिए, यहाँ क लिख दिए, यहाँ म लिख दिए। अब जरा आप ही बताइए कि यह शब्द जो है इसका कोई अर्थ है क्या? आप कहिएगा नहीं सर इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हम इसका अर्थ जो है आपको ऐसे लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए, लिखा जाए क ल म, या लिख दिया जाए क म ल। तो अगर वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम एक जगह पर लाते हैं, क्रम से सजाते हैं, तो मेरा एक शब्द बन जाता है। और शब्द जब बनता है तो उसका मतलब निकलता है। इसलिए हम आपको लिखवाएं परिभाषा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर आप ऐसा बोल देते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। वह बिल्कुल गलत होगा। सही होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अगला आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए कि वर्णों की संख्या कितनी है? 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 तो हम कहेंगे कि वर्णों की संख्या 52 है। वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या जो है वह 52 है। वह क्या है? तो वर्णों की संख्या 52 है। लेकिन हाल ही में एक संशोधन हुआ था और उस संशोधन में एक संख्या को बढ़ा दिया गया, यानी जो वर्णों की संख्या है उसको 52 से 53 कर दिया गया। लेकिन अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। तो एग्जामिनर के मन में एक सवाल आएगा, अगर वो कहता है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा कि सर वर्णों की कुल संख्या जो है वह 52 है। लेकिन अगर पूछेगा कि संशोधन के बाद वर्णों की संख्या कितनी है, तो संशोधन के बाद आप कहिएगा कि सर जी वर्णों की संख्या 53 है। अगर आपसे एग्जामिनर सीधा सवाल पूछेगा कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बोलिएगा 52 है। और अगर बोलेगा कि संशोधन के बाद कितनी है, तो आप बोलिएगा 53 है। 53 है। यानी सिंपल में अगर वर्णों की संख्या है तो 52 है और संशोधन के बाद कितनी है, तो 53 है। चलिए आगे और कुछ वर्णमाला पर बात करेंगे। और आइए वर्णमाला पर कुछ बात करते हैं। अगर वर्णमाला पे कुछ बात करेंगे तो वर्णमाला की बात करेंगे तो 2 प्रकार के ध्वनियों या वर्ण होता है। 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? अगर हम ध्वनि या वर्ण की बात करेंगे तो ये होता है 2 प्रकार। पहला की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका स्वर, और दूसरा की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका व्यंजन। यानी पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अगर हम स्वर की बात करेंगे तो ये बताइए कि सर स्वर किसे कहते हैं, ये स्वर क्या है, या स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? हमारा जवाब होगा कि जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण हो, जिन
जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण होता है वह स्वर कहलाता है। स्वर कहलाता, यानी जब हम स्वर बोलेंगे तो हमारा कंठ से जो वायु है यानी हवा है वो बिना रुके हुए सीधे बाहर आता है, उसी को हम लोग स्वर कहते हैं। और उसका जब उच्चारण करते हैं तो उसमें किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है, वह स्वतंत्र होता है। जैसे हम बात करेंगे अ, अब आप खुद से बोलिए अ, और जब अ बोलिएगा तो आपका जो कंठ से हवा निकल रहा है वो डायरेक्ट आपके मुंह से बाहर आ रहा है। उसको कहीं भी न दांत रोक रहा है, न जीभ रोक रहा है, न तालु रोक रहा है, न ओठ रोक रहा है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, वह आजाद है, इसलिए वह स्वर है। हम बात करेंगे आ बोलिए, अगर आ बोल रहे हैं तो आपका जो कंठ से हवा निकल रहा है वो सीधे बाहर आ रहा है, यानी यह भी क्या है, स्वतंत्र है। हम इसी तरह से अगर बात करेंगे तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब अगर इसकी संख्या को हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी अगर हम बात करेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो स्वरों की संख्या आपका हो जाएगा 11। स्वरों की संख्या कितना हो जाएगा तो स्वरों की संख्या आपका 11 हो जाएगा। हम स्वरों की संख्या की बात करेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी तो स्वरों की संख्या 11 हो जाएगी। आपसे परीक्षा में सीधे सवाल आएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो स्वरों की संख्या 11 होती है। और कौन कौन होती है तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हम अगर बात करेंगे व्यंजन की, अब हम बात करेंगे व्यंजन की, तो व्यंजन का उच्चारण करते समय व्यंजन का उच्चारण करते समय या आप ऐसे लिख लीजिए, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। स्वतंत्र रूप में नहीं होता। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। इसको बोलने के लिए बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में,
अगर मान लिया जाए हम बोलते हैं क, क्या बोलेंगे? क। तो जब भी क बोलेंगे तो क के बाद आ रहा है अ। क क क बोल के देखिए। ख ख ख बोल के देखिए। जब भी आप बोल रहे हैं तो क के बाद आपका अ आ रहा है, और अ क्या है? तो स्वर है। अ क्या है? तो स्वर है। तो जब भी आप व्यंजन बोलिएगा तो आपको स्वर का सहायता तो लेना पड़ेगा। स्वर का सहायता तो आपको लेना पड़ेगा। स्वर कहता है कि भाई हमें तुम्हारा जरूरत नहीं है, लेकिन व्यंजन कहता है कि स्वर भाई हमें तुम्हारा जरूरत है, बिना हम तुम्हारे सहारे का नहीं चल सकते। अभी हम आपको बताए थे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 11 है। तो आपके मन में एक बात आएगा कि सर स्वरों की संख्या 11 है, तो आप एक बात बता दीजिए कि व्यंजन की संख्या कितनी है। तो हम बता देंगे कि व्यंजन की संख्या जो है वो 33। हम बोल रहे हैं, साफ आवाज सुनाई जा रहा होगा आपको, इसलिए आवाज सुन के लिख लीजिएगा, राइटिंग पे मत रहिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा पेन से लिखते हैं और मोबाइल पर लिखते हैं तो थोड़ा सा भी मेरे पास जो है ये जो है जो पैड आता है बड़ा वाला वो नहीं है। धीरे धीरे जब चैनल आगे बढ़ जाएगा तो अभी खरीदा जाएगा। अभी तो सारा चीज जो है ऑर्डर हुआ है, कैमरा वगैरह माइक वगैरह सारा चीज का ऑर्डर गया है। वो जैसे आएगा आवाज और क्लियर जाएगा। अभी बिना माइक का वीडियो बन रहा है। फिलहाल चलते हैं क्लास में आगे। हम स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 11 है। और बात करेंगे व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या 33। व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। तो चलिए आज हम लोग इतना ही तक क्लास रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। मिलेंगे कल हम लोग, इससे आगे स्वर और व्यंजन के बाद पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और, आप लोग जब भी क्लास कीजिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा तो नोट जरूर बना लीजिएगा। जब नोट्स बना लीजिएगा उसको पढ़िएगा तो याद होगा। अब कोई भी मन में डाउट हो, डाउट मत रखिएगा। कोई भी डाउट हो, अगर आप कोठी या आसपास के क्षेत्र से देख रहे हैं, अगर आप कोठी या आसपास के क्षेत्र से देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो आप जो है हमसे विद्यालय में आकर आराम से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ क्या होगा, यहाँ हमको बता दीजिए। अन्यथा अगर आप दूर से देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या फिर कोठी वाले भी कमेंट कर सकते हैं। जैसा आपको वीडियो लगे, खराब लगे, अच्छा लगे, बढ़िया लगे, जैसा लगे आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा पहला क्लास है। अभी हमको खुद अनुमान नहीं है कि हम वीडियो कैसा बना रहे हैं। इसलिए जैसा आप लोग का कमेंट आएगा, जैसा आप लोग सुझाव दीजिएगा, उस तरह से चैनल आगे जाएगा। हाँ, आपका चैनल है मेरे प्यारे मित्रों, आपका चैनल है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका चैनल है, आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर कुछ लिख दीजिएगा कि हाँ सर वीडियो सही है या नहीं है, सर मेहनत करने का जरूरत है या नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए।